हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 20। 19 लेक्चर में हम लोगों ने कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्स और यंग के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया था। आज की इस क्लास में हम लोग वेब ऑप्टिक्स का ही लेक्चर नंबर 20, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि जो है आगे की क्लास में हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्रूव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, बस आप लोगों को धैर्य बना के देखना होगा। आपको 100% है, पूरा समझ में आएगा। पूरा पीछे का कॉन्सेप्ट है, एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप लोग वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ इसलिए मैं देता हूं बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई स्क्रीनशॉट आप लोग नहीं ले पाए हैं तो उसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उसको जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, कई सेटों में पूछा गया है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या एमपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सब में ये क्वेश्चन आता है। यंग के किसी किसी बोर्ड में ये क्वेश्चन कट गया है, लेकिन फ्रिंज की चौड़ाई के मतलब इस डेरिवेशन पर न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो है पूछता है कि फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या यंग के दूसलेट का प्रयोग करते हुए फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक स्थापित कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। 5 नंबर में ये डेरिवेशन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही हमें दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति का पता लगता है, ठीक है ना। तो हमने कल आपको लास्ट क्लास में हमने आपको कोहेरेंट सोर्स बताया था। उसमें हमने आपको यहाँ पर बताया था कि थॉमस यंग ने क्या प्रयोग किया था, ठीक है। एक स्लिट ली थी, उससे थोड़ा सा आगे एक स्लिट और रखा था जिसमें 2 छिद्र किए थे छोटे छोटे। उसके बाद डी दूरी पर एक पर्दा रखा था जहां पर वो व्यतिकरण रूप प्राप्त करते हैं। अब वहां पर फ्रिंजे बनती हैं। कौन सी फ्रिंजे बनती है? एक ब्राइट फ्रिंज बनती है और एक डार्क फ्रिंज बनती है। ब्राइट फ्रिंज का मतलब दीप्त फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का मतलब अदीप्त फ्रिंज। इस प्रकार की 2 फ्रिंजे हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग देखिए यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई, हेडिंग डाल देंगे फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, चौड़ाई का व्यंजक। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रिंज विड्थ फॉर्मूला। फ्रिंज विड्थ फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका माना वाना जो लिखना है मैं आपको ऐसे थोड़ा बता दे रहा हूँ, बाकी आपको माना हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर साइड में दिख जाएगा एक बार। उसके बाद अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका पीडीएफ के साथ ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर फिगर बनाएंगे हम, साथ साथ हम आपको माना बताते हैं। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्रोत है, ठीक है। यहाँ से एक स्रोत स्लिट है, इसको हम मान लेते हैं ये जो है स्रोत स्लिट है, ठीक। और इससे कुछ दूरी पर एक और पर्दा रखा गया है, ठीक है। एक और पर्दा रखा गया है यहाँ से, और इसके बाद यहाँ पर थोड़ी दूरी पर एक पर्दा हमें और रखना है, ठीक है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो है इस वाली स्लिट में, पहली स्लिट में आपको एक छिद्र रखना है, ठीक है। पहली वाली स्लिट में एक छिद्र रखना है, क्योंकि ये क्या है, एस सोर्स वाला स्लिट है। ये जो है सोर्स वाला स्लिट है, इसमें एक छिद्र रहेगा। फिर ये भी क्या है, ये छिद्र वाला स्लिट है, तो इसमें 2 छिद्र रखेंगे हम, 2 पतले पतले छिद्र समांतर में रखेंगे, मतलब एक दूसरे के समांतर ही रहें और जिनसे इनकी बीच की दूरी क्या हो, समान हो, ठीक है। इस स्रोत से इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी क्या हो, समान हो। इसको हम लोग यस नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं यस 1 और यस 2,
ठीक है, ये 2 स्लिट होते हैं। और उसके बाद इस स्लिट से, दोनों स्लिटों से इस पर्दे की जो दूरी होती है वो क्या होती है, कैपिटल डी होती है। ठीक, ये दूरी जो होती है क्या होती है, कैपिटल डी होती है। इनके बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल डी से दिखाते हैं। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल डी से दिखाते हैं। ठीक है, ये है स्मॉल डी, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक, तो माना में क्या लिखेंगे, माना यस एक स्लिट है, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर एक पर्दा और रखा गया है जिसमें 2 छिद्र S1 और S2 हैं। ठीक है, यस से S1 और S2 बराबर दूरी पर है और परस्पर क्या है, समांतर है। ठीक है, हम मान लेते हैं दूसरे स्लिट से यहाँ से D दूरी पर एक क्या रखा गया है, पर्दा रखा गया है कैपिटल D दूरी पर। ठीक है, अब यहाँ से जो प्रकाश स्रोत चलेंगी, ये जो यह स्लिट है ये एक वर्णिक प्रकाश स्रोत से दीप्त है। इसको हम मान लेते हैं कि इसमें एक ही रंग का प्रकाश निकल रहा है। अब यहाँ से जो तरंगे चलेंगी वो समान समय में जाकर यहाँ पहुंचेंगी। ठीक है, समान समय में यहाँ से यहाँ पर जाकर पहुंचेंगी, क्योंकि यहाँ से इनकी दूरी क्या है, समान है, तो समान समय में एक साथ जाकर पहुंचेंगी। तो इनसे निकलने वाली जो द्वितीयक तरंगे होंगी वो क्या होंगी, कला संबद्ध में होंगी। ठीक है, यानी उनका कलांतर क्या होगा, नियत होगा, क्योंकि यहाँ से प्रकाश की किरणें एक समान समय में पहुंच रही है। ठीक है ना, तो इनके बीच का जो कलांतर होगा वो क्या होगा, नियत होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। ये जो स्रोत है इससे प्रकाश की किरणें निकली और यहाँ पर जाकर पहुंची। ठीक, अब यहाँ से ये दोनों एक नए सोर्स का कार्य करेंगे। यहाँ से क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। किसके अनुसार, हाइजेंस के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है बच्चों, फिर एक बार बता रहे हैं कि इसका जो माना है यहाँ आपको स्क्रीन में साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी थोड़ी देर में हम हटा देंगे इसको। बाकी अगर नहीं ले पाते हैं तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अब यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ से तरंगिकाएं निकलकर ये ऐसे जाती हैं। ठीक, और उसके बाद ये सोर्स है, तो यहाँ से ऐसे एक सीधी तरंग जाएगी ऐसे यहाँ पर, जो यहाँ पर पहुंचेगी तरंगे यहाँ से, वो सीधी जाकर यहाँ पहुंचेंगी। यानी इन तरंगों के बीच कोई कलांतर नहीं होगा, कलांतर क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण यहाँ पर जाएगी, ऐसे जाती है लेकिन दिखाएंगे नहीं। एक प्रकाश की किरण यहाँ से जाती है और एक प्रकाश की किरण यहाँ से जाती है। दोनों के बीच कोई ना तो कलांतर है ना तो कोई पथांतर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों स्लिट एक दूसरे से बराबर दूरी पर है और ये इसके मध्य बिंदु, दोनों स्लिटों का ये क्या है, मध्य बिंदु है। इसको हम C नाम दे देते हैं। दोनों स्लिटों के मध्य बिंदु से होकर रेखा जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी इनसे निकलने वाली तरंगों का कोई कलांतर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक फ्रिंज बनेगी, उसे हम क्या कहते हैं, दीप्त फ्रिंज बोलते हैं, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटर में बन रही है। ठीक है ना, तो इसको हम नाम देते हैं, ये क्या है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है। ठीक है, यहाँ पर कौन से फ्रिंज का निर्माण होता है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। ठीक है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो यहाँ पर जब यहाँ से तरंगे चलती हैं, यहाँ से तरंगे चलती हैं, तो इन दोनों तरंगों का कलांतर और दूरी सब कुछ सेम होता है, एक साथ ही जाकर यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर जो फ्रिंज बनती है वो क्या होती है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होती है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, अब जो है एक प्रकाश की किरण यहाँ से निकलकर, यानी एक तरंग यहाँ से, द्वितीय तरंगिका यहाँ से निकलकर पर्दे के D बिंदु पर पहुंचती है। मान लेते हैं पर्दे के P बिंदु पर पहुंचती है, इसको हम मान लेते हैं P बिंदु पर। ठीक है, तो कितनी दूरी चली, S1P। ठीक है ना, दूसरी जो किरण है दूसरे स्रोत से, यानी दूसरी तरंग दूसरे स्रोत से निकलकर यहाँ तक जाती है। ठीक है ना, तो हम इसको इधर से बना लेते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरण निकलकर P बिंदु तक जाती है। ठीक है ना, कहाँ तक जाती है, P बिंदु तक जाती है, तो इसको हम बिंदु P से मिला देते हैं ऐसे। ठीक, अब जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से दोनों तरंगे गई हैं। ये पहली तरंग S1P दूरी तय किया है, दूसरी तरंग ने S2P दूरी तय किया है। ठीक है, अब इस यहाँ से जो तरंग निकल के जा रही है, इसको ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है, इसको कम दूरी तय करना पड़ रहा है। तो इन दोनों के तरंगों में क्या है, पथांतर है, पथ का अंतर है।
ठीक है, कितना पथ का अंतर है वो कैसे हमें पता लगेगा? अगर यहाँ से हम एक लंब डाल दें तो हमें क्या मिलेगा? पथांतर मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर से एक बार सुन लीजिए आप लोग, यहाँ S1 से जो तरंगे निकल रही हैं वो बिंदु P पर पहुंच रही हैं, और S2 से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं वो कहाँ पहुंच रही हैं? P बिंदु पर पहुंच रही हैं। दोनों तरंगे बिंदु P पर पहुंच रही हैं। तो S1 से चलने वाली जो तरंग है वो कितनी दूरी तय करती है? S1P दूरी तय करती है, और S2 से जो चलने वाली तरंगे हैं वो S2P दूरी तय करती हैं। ठीक है ना। हम ये मान लेते हैं कि बिंदु O से केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से इसकी जो P बिंदु की दूरी है वो क्या है? X है। यहाँ से इसकी दूरी को हम क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं कि X दूरी पर यहाँ पर फ्रिंज बन रही है। ठीक है, X दूरी पर ये फ्रिंज बन रही है। बिंदु O से इसकी जो दूरी है वो क्या है? X है। ठीक है, अब जो है इन दोनों तरंगों के बीच क्या है? पथांतर है। दिख रहा है आप लोगों को? ये ज्यादा दूरी चली है, कम दूरी चली है। तो पथांतर कैसे निकालेंगे? हम यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, S1 से S2P पर एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, सीधा एक लंब डाल देते हैं ऐसे, इसको हम यहाँ से ऐसे खींच देते हैं ये। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं A। ठीक, S1 ये क्या है? एक लंब है। ठीक है, ऐसे सीधा एक लंब हमने यहाँ पर डाल दिया, जो कितने अंश का कोण बना रहा है? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है ना, कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ से लंब है ना चूंकि। अब लंब डालने से S1P और AP ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है ना, तो यही इतनी दूरी क्या है? ज्यादा है, तो यही क्या है? पथांतर है। S2 ये क्या है? पथांतर है इन दोनों तरंगों का। आई बात समझ में? अब जो हम क्या करते हैं, इस C बिंदु को इस P बिंदु से मिला देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है किसका? इन दोनों स्लिट के बीच की दूरी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इस मध्य बिंदु C को हम इस P बिंदु से मिला देते हैं। ठीक है, इस मध्य बिंदु P को हमने इस P बिंदु से मिला दिया। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि ये यहाँ से जो है थीटा कोण बना रहा है। ठीक, ये जो है यहाँ से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से एंगल हम निकालेंगे कि ये कोण अगर थीटा है तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच दें, ऐसे एक लाइन खींच दें यहाँ पर, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन से सीधे प्रकाश की किरण यहाँ गई है, ये वाली यहाँ गई है। ठीक है ना, तो कोण ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब जो है ये पूरा एंगल अगर देखा जाए स्लिट से यहाँ तक, ये पूरा एंगल कितना है? 90 है। ये पूरा एंगल 90 है, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा त्रिभुज? S1AS2। S1AS2, इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, ये वाला कोण हमें नहीं पता है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो S1 कोण हमें नहीं पता है, तो कोण S1 प्लस ये वाला कोण A 90, और ये वाला कोण कितना है? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब जो है यहाँ 90 कितना हो गया? 180 प्लस में, तो ये भी क्या होगा? इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको हम इधर भेज देंगे तो कोण S1 जो है वो कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को? यहाँ से हमें ये वाला कोण जो है वो कितना मिल गया? थीटा मिल गया। ये वाला कोण, ये वाला कोण थीटा मिल गया। अब जो है यहाँ पर इनके बीच की दूरी d हो गई, इनके बीच की दूरी स्मॉल d हो गई, यहाँ से कोण भी हमने निकाल लिया। अब हम इसका ये पथांतर निकालते हैं कि ये पथांतर कितना है। ठीक है ना, S2A कितना है, तो यहाँ से लिखेंगे S1 व S2 से चलने वाली तरंगों का पथांतर। ठीक है, यहाँ पर डेरिवेशन अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि S1 और S1 व S2 से चलने वाली तरंगों का पथांतर। ठीक, पथांतर को हम किससे दिखाते हैं? डेल्टा एक्स से। हम मान लेते हैं कि पथांतर क्या है? डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा? यही इतना तो पथांतर आ रहा है। डेल्टा एक्स बराबर होगा S2A के। डेल्टा एक्स जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? S2A के। तो हम S2A को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए अगर आप लोग, कि पूरे में से अगर ये इतना माइनस करेंगे तो ये आएगा।
ठीक है ना, पूरे में से इतने को अगर माइनस करेंगे हम तो ये आएगा। हमें H2A प्राप्त करना है, तो H2A को क्या लिखेंगे, H2P माइनस H2A को लिखेंगे डेल्टा एक्स बराबर H2P माइनस पूरे में से ये इतना हमें माइनस कर देना है, H2P माइनस S1P, ठीक, H2P माइनस S1P, चाहे आप S1P लिखिए चाहे आप AP लिखिए, ठीक है ना, दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो चाहे आप AP लिखिए और चाहे S1P लिखिए, लेकिन हम S1P लिखते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यही क्या है, इन दोनों तरंगों का पथांतर है, H2A पथांतर है, ये बराबर होगा H2P माइनस S1P। अब जो है हम यहाँ पर इस त्रिभुज से इसका मान निकालते हैं और यहाँ पर रखते हैं। कौन सा त्रिभुज लेंगे, आपको दो त्रिभुज दिखा रहे हैं हम, एक तो हो गया आपका S1A S2 ये वाला त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज ये हो गया PCO, ठीक है, ये दो त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुज से ले लेते हैं, यहाँ पर करते हैं डेरिवेशन। देखिए एक लाइन खींच देते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ से, ठीक है, इसको हम ऐसे यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। अब जो है इधर हम करते हैं ये डेरिवेशन, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो है हम दोनों त्रिभुज से ले रहे हैं, कौन कौन से त्रिभुज, एक बार हम फ्रेम चेक कर लेते हैं कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब देखिए, अब जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुज कौन सा, S1A और S2, S1A S2 में, ठीक है। इस त्रिभुज की अगर बात करी जाए तो ध्यान दीजिए, ये कोण कितना है, 90 अंश, तो 90 अंश के ठीक सामने वाली ये भुजा जो है ये क्या होगी, कर्ण हो जाएगी, ठीक है। और ये कोण थीटा है, तो थीटा के ठीक सामने ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। तो यही दोनों चीजें हमें पता है, इसके बीच की दूरी हमें कितना है, D है, और ये वाली दूरी कितना है, इसको हमने क्या मान रखा है, डेल्टा एक्स है, ठीक है ना, ये दोनों हमें पता है, यानी H2A है हम कह सकते हैं। तो क्या क्या है, लंब है और कर्ण है, तो यहाँ थीटा क्या क्या लेंगे हम, साइन थीटा, ठीक है। तो त्रिभुज S1A S2 में हम ले लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है, यानी H2A बटे S1 S2, ठीक, H2A बटे S1 S2। अब H2A का मान कितना है, यहाँ पर रख देंगे कि साइन थीटा बराबर H2A का मान कितना है, H2A को हम डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा एक्स लिख देते हैं, और अपान में S1 S2 के बीच की दूरी कितना है, D है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर, यहाँ पर जो इसको समीकरण 1 दिए हैं तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसी प्रकार ले लेते हैं त्रिभुज PCO में, इसी प्रकार त्रिभुज PCO में, ठीक, PCO में तो जो है यहाँ से देखिए, कोण अगर थीटा लेंगे तो हमें क्या क्या है हमारे पास, ये वाली दूरी है, यानी लंब है ये, और ये वाली दूरी है, ठीक, इसके ये 90 डिग्री है, तो इसके ठीक सामने ये क्या है, कर्ण है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये लंबाई हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो हमें ये दूरी पता है कितना है, D है, और ये वाली दूरी पता है x है, तो ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार किस में होता है, लंब आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है, तो हम यहाँ से tan थीटा ले लेते हैं, यानी इस PCO त्रिभुज में tan थीटा बराबर लिखेंगे, tan थीटा बराबर में यहाँ से PO बटा CO, ठीक है, PO बटा CO, ठीक, यहाँ से tan थीटा का जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, PO की वैल्यू कितना है, x, और CO की वैल्यू कितना है, D के बराबर है, तो ये हो जाएगी x अपान में कैपिटल D, ठीक। अब थोड़ा अगर ध्यान दीजिए, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, व्यतिकरण की कंडीशन में हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो दूरी है इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी से अधिक होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर व्यतिकरण फ्रिंजें दिखाई देंगी, अन्यथा नहीं दिखाई देंगी। ये स्लिटों के बीच की दूरी बहुत छोटी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हम यहाँ आपको डेरिवेशन करा रहे हैं इसलिए थोड़ा मतलब 3D जूम में करके आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जो है इसकी दूरी जो है इससे बहुत कम होती है, या हम कहें ये दूरी इससे बहुत ज्यादा होती है, यानी स्मॉल d बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि स्मॉल d मोर लेस देन इज कैपिटल D,
ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में लिख दीजिए, डी इज ग्रेटर देन, मोर ग्रेटर देन स्मॉल डी। दोनों एक ही बात हुई, चाहे डी कैपिटल डी से छोटा है या कैपिटल डी जो है स्मॉल डी से बड़ा है, ठीक है ना, कैसे भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में इसका जो कोण है, ये जो कोण थीटा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो कोण थीटा है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः थीटा बराबर जो हमने साइन थीटा लिया है, तो ये साइन यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी tan की, क्योंकि कोण जब छोटा होता है तो कौन सा एंगल आता है, tan की प्रॉपर्टी लगती है, तो tan थीटा हो जाएगा। तो अब समीकरण 2 में जो साइन थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 2 से, अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ले लेते हैं। तो साइन थीटा किसके बराबर है, tan थीटा के, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर एक्स बाई स्मॉल डी। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को देखिए, ठीक है, ये जो है समीकरण 3 और समीकरण 4, प्यारे बच्चों ये डेल्टा एक्स है, यहाँ पर हमने केवल एक्स लिखा है, इसको हम डेल्टा एक्स लिख देते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है, पथांतर है, इतना ध्यान रखना है। ये जो दूरी है इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ से ये जो इतनी दूरी है इसको हम नाम देते हैं डेल्टा एक्स। ठीक, ये है डेल्टा एक्स। अब जो है इन दोनों को, दोनों tan थीटा की वैल्यू है, दोनों क्या है, tan थीटा की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, ठीक, tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा एक्स बाई स्मॉल डी बराबर में एक्स बाई कैपिटल डी, ये मिलेगा। हमें यहाँ से पथांतर निकालना था, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो एक्स डी बटे कैपिटल डी, यह क्या हो जाएगा, पथांतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने इस पथांतर को मान लिया, निकाल दिया पथांतर का मान। ठीक, दिख रहा है आप लोगों को, इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को। एक बार हम फ्रेम चेक करते हैं यहाँ पर। चलिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, डेल्टा एक्स बराबर एक्स डी बाई कैपिटल डी। ठीक है, यही क्या है, पथांतर है। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब जो है ये पथांतर का इतना डेरिवेशन हो गया, अब जो है इसमें हम लोग दीप्त फ्रिंज की स्थिति और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालते हैं। ठीक है ना, हम इधर करते हैं, आप लोग देखिए, इधर हम निकालते हैं दीप्त फ्रिंज व अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। सबसे पहले हम निकालेंगे दीप्त फ्रिंज की स्थिति। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, पहली हेडिंग दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए, दीप्त फ्रिंजों के लिए, दीप्त फ्रिंजों की स्थिति। अब दीप्त फ्रिंजों की स्थिति कैसे आएगी, देखिए ये जो पथांतर आया है, ठीक है, डेल्टा एक्स बाई एक्स डी बाई कैपिटल डी, ठीक है ना, ये जो पथांतर आया है, इस पथांतर को हम दीप्त फ्रिंज के पथांतर के बराबर कर देते हैं। दीप्त फ्रिंज कब प्राप्त होती हैं, तो हमने आपको 2 व्यतिकरण बताया था, एक संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन में दीप्त फ्रिंज बनती है और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन में अदीप्त फ्रिंज बनती है। ठीक है ना, तो संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन में पथांतर क्या होता है, हमने आपको बताया था n लैम्डा के बराबर होता है। पथांतर जो होता है वो n लैम्डा के बराबर होता है। अब जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, दीप्त फ्रिंज कब बनती है, यहाँ पर लिखेंगे दीप्त फ्रिंज, चूंकि दीप्त फ्रिंज अर्थात संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन, संपोषी व्यतिकरण का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में पथांतर। अब संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, हमने आपको बताया था बच्चों, अगर आप लोगों को याद है तो सुनिए, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, जब माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता मैक्सिमम होती है, तो वहां पे कौन सा व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण। तो परिणामी तीव्रता जब मैक्सिमम होती है तो वहां पर दीप्त फ्रिंज यानी ब्राइट फ्रिंज बनती है। आया समझ में, ठीक है ना, तो यानी वहां पर दीप्त फ्रिंज बनती है संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन में। तो संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन में जो पथांतर होता था वो क्या होता था, यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में पथांतर जो है क्या होता था, n लैम्डा के बराबर होता था संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन में।
पथांतर जो है किसके बराबर होता था, यन लैम्डा के। तो अगर उस पथांतर को हम यहाँ इसके बराबर कर दें तो हमें दीप्त फ्रिंज की स्थिति मिल जाएगी। अतः यहाँ पर हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। इसका मान क्या है, डेल्टा एक्स बराबर एक्स डिवाइड डी है, तो केवल पथांतर का फॉर्मूला लेना है हमें, एक्स डी बाई कैपिटल डी और बराबर में एन लैम्डा। ठीक है, अब इस कैपिटल डी को हम इधर भेज दें और स्मॉल डी को इसके नीचे भेज दें, तो एक्स बराबर हमें क्या मिलेगा, एक्स बराबर एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक है, ये हो गया पथांतर, दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर। लेकिन क्या एक ही फ्रिंज बनती है, नहीं। अभी ये जो फिगर हमने बनाया है इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी कई सारी फ्रिंजें बनती हैं। अब ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, फिर इसके बाद एक अदीप्त फ्रिंज बनेगी, फिर एक दीप्त बनेगी, फिर एक अदीप्त बनेगी, फिर एक दीप्त बनेगी, फिर एक अदीप्त बनेगी। ठीक है ना, ऐसे फ्रिंजें कंटिन्यूअस ऐसे बनती चली जाएंगी। तो कितनी फ्रिंजें बनती है, यन फ्रिंजें बनती है। ठीक है, तो यन दीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है, यन में दीप्त फ्रिंजों के लिए यहाँ लिखेंगे, अतः एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला जो बनेगा हमारा, दीप्त फ्रिंज के लिए, एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स एन बराबर, यहाँ पर एन एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए है तो एक्स एन बराबर होगा एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला यन फ्रिंजों के लिए। जहां यन बराबर क्या है यहां लिखेंगे, जहां एन बराबर 0, 1, 2 और 3, डॉट डॉट ऐसे कुछ भी रख दीजिए। ठीक है, 0 से स्टार्ट करके हम कितने तक भी जा सकते हैं, जितनी फ्रिंजें हमें बनानी है। एग्जाम में ये फार्मूला केवल दीप्त फ्रिंजों के लिए है। ठीक है ना, यहाँ पर हम इसको भी ऐसे लिख लीजिए, ये दीप्त फ्रिंजों के लिए है। ठीक, या इसको लिखिए ब्राइट फ्रिंजों के लिए है। तो एक्सएन ब्राइट फ्रिंजों के लिए फार्मूला क्या होता है, एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब डी क्या है, दोनों पर्दों के बीच की दूरी है। लैम्डा क्या है, लैम्डा यहाँ से तरंगदैर्घ्य होगी, उसकी तरंगदैर्घ्य, ये जो तरंगे चल रही हैं इनकी क्या होगी, तरंगदैर्घ्य होगी। और स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी इन दोनों सिल्टों के बीच की क्या है, दूरी है। ठीक है ना, सॉरी बच्चों, यहाँ से यन का जो मान है, यन का मान हम 0 रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यन का मान अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा यानी हमें दीप्त केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, यन का मान अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमें पहली दीप्त फ्रिंज बनेगी। यन का मान 2 रखेंगे तो दूसरी दीप्त फ्रिंज, 3 रखेंगे तो तीसरी दीप्त फ्रिंज। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ n बराबर 0, 1, 2 डॉट डॉट रखने पर क्रमशः केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, उसके बाद फिर प्रथम फिर द्वितीय। ठीक है ना, प्रथम और फिर द्वितीय फ्रिंजे, द्वितीय डॉट 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 दीप्त फ्रिंजे प्राप्त होती हैं। ठीक, इस फार्मूले से अगर हमें दीप्त फ्रिंजों की स्थिति निकालना है तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए हो गया। अब आप लोग इसको इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग अदीप्त फ्रिंज की स्थिति देखते हैं। ठीक है ना, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं बच्चों, अब आगे अपना अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां निकालते हैं। तो अदीप्त फ्रिंजें कब बनती हैं, तो विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन में अदीप्त फ्रिंजें बनती है। ठीक है ना, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, जब माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता जो है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है, तो उस कंडीशन में क्या प्राप्त होता है, हमें विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अदीप्त फ्रिंज अर्थात अदीप्त फ्रिंज अर्थात विनाशी व्यतिकरण, इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में
स्थिति में पथांतर क्या होता है? हमने आपको जब इसका डेरिवेशन कराया था परिणामी तीव्रता का, तो वहां पे पथांतर, परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता का जब हमने डेरिवेशन कराया था, तब पथांतर आपको निकलवाए थे दीप्त फ्रिंजों का भी और अदीप्त फ्रिंजों का, यानी संपोषी व्यतिकरण का भी और विनाशी व्यतिकरण का भी। तो विनाशी व्यतिकरण की पथांतर, विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन में जो पथांतर होता है वो क्या होता है? 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक है, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये होता है विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन में पथांतर, ठीक है, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक है, ये पथांतर होता है। तो अब अगर इस पथांतर को हम इस पथांतर के बराबर कर दें तो हमें अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति का पता लगेगा, ठीक है ना। यहाँ से ये क्या है? पथांतर, जो नीचे यहाँ फॉर्मूला हम लिखे थे उसको हमने यहाँ ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अदीप्त फ्रिंजों के लिए, अतः अदीप्त फ्रिंजों के लिए, फ्रिंजों के लिए, अदीप्त फ्रिंजों के लिए हम क्या करेंगे? दोनों पथांतर को इक्वल कर देंगे। तो ये पथांतर इसके बराबर, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स डी बाई कैपिटल डी बराबर होगा 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। अब यहाँ से कैपिटल डी को इधर भेजिए, स्मॉल डी को इधर भेजिए, तो x बराबर क्या मिलेगा हमें? 2n-1 और कैपिटल डी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा डी लैम्डा बाई, पूरे का बटे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल डी यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2d, ठीक है ना। ये हो गया हमें अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति। लेकिन अदीप्त फ्रिंजें ऊपर भी बनती हैं और नीचे भी बनती हैं, कई सारी बन सकती हैं, जितना बड़ा पर्दा होगा पूरे पर्दे पर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यन्वी अदीप्त के लिए, यन्वी अदीप्त के लिए, अदीप्त के लिए, यन्वी अदीप्त के लिए क्या होगा फॉर्मूला? एक्स यन, और किसके लिए? अदीप्त के लिए। यहाँ पर डार्क होता है, अदीप्त का मतलब क्या हुआ? डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो एनवी डार्क के लिए फॉर्मूला क्या मिला हमें? 2n-1 इंटू डी लैम्डा बाई 2d, ठीक, ये फॉर्मूला है अदीप्त फ्रिंजों के लिए। आई बात समझ में आप लोगों को? ये फॉर्मूला है अदीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक। अब जो है हम निकालते हैं फ्रिंज चौड़ाई। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है हम आपको बताते हैं, देखिए थोड़ा फिगर से आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे ये है डबल स्लिट, ठीक, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ से हम मान लेते हैं डबल स्लिट है और ये क्या है? पर्दा है, ठीक है। अब यहाँ पर केंद्रीय दीप्त तो बन गई, ये क्या है? केंद्रीय दीप्त, ये फिगर हम फिर बना रहे हैं, यहाँ पर केंद्रीय दीप्त बन गई। अब जो है मतलब जो है यहाँ पर भी एक, अब ये केंद्रीय दीप्त है तो इसके ऊपर क्या बनेगी? एक अदीप्त फ्रिंज बनेगी, ये जो होगी ये क्या होगी? डार्क फ्रिंज होगी। फिर इसके ऊपर क्या बनेगी? दीप्त बनेगी, यानी ब्राइट बनेगी। फिर इसके ऊपर क्या बनेगी? अदीप्त बनेगी, यानी एक डार्क एक अदीप्त, ठीक है। एक डार्क और एक ब्राइट, ऐसे ऊपर नीचे बनता चला जाता है, ठीक है। एक डार्क बना, फिर एक क्या बनेगा? ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, फिर क्या बनेगा? ब्राइट बनेगा। ऐसे यहाँ पर ये क्या है? ये है आपका सेंट्रल ब्राइट, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट। यहाँ पे हमने लिखा है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना। तो सेंट्रल ब्राइट है। अब इसके नीचे एक क्या बनेगा? डार्क बनेगा, फिर एक क्या बनेगा? ब्राइट बनेगा, फिर क्या बनेगा? एक डार्क बनेगा, फिर क्या बनेगा? एक ब्राइट बनेगा, फिर क्या बनेगा? एक डार्क बनेगा। मतलब जितना बड़ा पर्दा होगा ऊपर नीचे दोनों स्थितियों में हमें दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज मिलेंगी, ठीक है ना। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है मैं इसीलिए आपको ये फिगर बना के समझा रहा हूँ। फ्रिंज चौड़ाई किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, ठीक है। जैसे कोई भी दो दीप्त ले लीजिए, जैसे एक दीप्त यहाँ पर ये है, ये वाला, और एक दीप्त यहाँ पर ये है, तो दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी को जब माइनस करेंगे तो ये क्या आएगी? एक फ्रिंज आएगी कि नहीं आएगी? अगर हम जैसे मान लीजिए हमें इस फ्रिंज की चौड़ाई पता है और इस फ्रिंज की, तो इस फ्रिंज की मतलब इसको ये यहाँ से कौन सी है? तीसरी है मान लीजिए, और ये पांचवी है, तो पांचवी में से अगर तीसरी को माइनस कर देंगे तो हमें एक दीप्त फ्रिंज की मिलेगी, क्योंकि दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच में क्या आती है? एक दीप्त आती है। या हम कहें दो दीप्त फ्रिंजों के बीच में एक अदीप्त आती है, या हम कहें दो अदीप्त के बीच में एक दीप्त आती है, ठीक है ना। क्योंकि एक के बाद एक बन रहा है, एक डार्क एक ब्राइट, एक डार्क एक ब्राइट, एक डार्क एक ब्राइट, तो दो डार्क के बीच में एक ब्राइट आएगा, ठीक है ना। ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, तो दो
ब्राइट के बीच में, यानी दो दीप्त फ्रिंजों के बीच में एक डार्क फ्रिंज आएगी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, दीप्त के लिए फॉर्मूला निकाल लिया और अदीप्त के लिए फॉर्मूला निकाल लिया। अब अगर इस एक एक करके हम दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई इससे हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर आपको डेरिवेशन बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई। अब फ्रिंज चौड़ाई निकलेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, ठीक है, फ्रिंज विड्थ। वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही है बच्चों, ठीक है, कोशिश यही करेंगे कि फ्रिंज चौड़ाई यहाँ पर निकाल दें। इसके बाद इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम आपको अदीप्त फ्रिंजों के लिए निकाल के बता देंगे। आज के लिए तो केवल दीप्त ही हो पाएगा, ठीक है ना। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, क्रमागत, यहाँ पर लिखेंगे किन्हीं दो, डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, ठीक, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं डेफिनेशन, बाकी आपको लिखित में मिल जाएगी, ठीक है, चौड़ाई कहते हैं। या इसी को हम लिख सकते हैं अथवा करके, अब उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा लगता है। अथवा किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम मान लें कि दो दीप्त के बीच की दूरी यनवी दीप्त ले लेते हैं और उससे एक ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, तो यन से एक ज्यादा क्या होगा, n+1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हम मान लेते हैं यहाँ पर ये मान लेते हैं हम कि यदि केंद्रीय फ्रिंज से, कंडीशन मान लेते हैं, यदि केंद्रीय फ्रिंज से nवी व n+1वीं दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां क्या है। तो अभी हमने दीप्त फ्रिंज का फार्मूला लिखा था, तो यहां पर लिखेंगे xn दीप्त के लिए, nवीं दीप्त के लिए, ठीक, nवीं दीप्त के लिए फार्मूला क्या लिखे थे, n(d)λ/d, ठीक। ऐसे दूसरी n+1वीं दीप्त के लिए तथा xn+1वीं दीप्त के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, n की जगह पे क्या हो जाएगा, n+n हो जाएगा। जैसे यहाँ n है तो केवल n लिखा है, यहाँ पर n+1 है तो n+n हो जाएगा, क्योंकि दीप्त ही है, ठीक है ना, कुछ और नहीं है, केवल दीप्त फ्रिंज है, d(λ/d)। अतः फ्रिंज चौड़ाई को हम किससे दिखाते हैं, बीटा से दिखाते हैं। फ्रिंज चौड़ाई को बीटा से दिखाते हैं, लेकिन ये बीटा हम किसके लिए निकाल रहे हैं, दीप्त के लिए, ठीक। तो कैसे आएगा, जो ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस कर देंगे, तो ये आगे वाला है, ये पीछे वाला है, तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं xn+1 में से माइनस कर देते हैं xn को, ठीक, दीप्त दोनों के लिए है। तो हम मान रख देंगे, तो इसका मान कितना है, n+1 d(λ/d) और माइनस n(d)λ/d। यहां से कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, d(λ/d) कॉमन, तो क्या बचेगा, n+1 यहाँ बचेगा और -n यहाँ बचेगा, कुल मिला के n से n कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, जरा नहीं है नीचे, आप लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं। तो b दीप्त बराबर क्या मिलेगा, बीटा है ये, यानी फ्रिंज चौड़ाई, दीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई जो है क्या मिलेगी हमें, d(λ/d), ठीक है, क्या मिलेगा, d(λ/d), यही क्या हो जाएगा, दीप्त फ्रिंजों का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये दीप्त फ्रिंजों के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो है इसकी फ्रिंज चौड़ाई ये हमने दीप्त फ्रिंज की कंडीशन में निकाला है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए दोनों में d(λ/d) है, तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी n कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो d(λ/d) आ जाएगा, ठीक है ना। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम लोग कल की क्लास में देखेंगे।
स्क्रीनशॉट हो गया बच्चों। ये जो डेरिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रिंज चौड़ाई का हमने दीप्त फ्रिंज की स्थिति में डेरिवेशन किया है। आगे की क्लास में हम लोग अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।